जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्जाम 2023 के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की एक नई वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में भी हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा, हर क्वेश्चन को नोट डाउन करके याद करते चलिएगा, क्योंकि अब एग्जाम के केवल 10 ही दिन बचे हुए हैं। तो अब आपको केवल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को ही कवर करना है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करता हूं बिना किसी देरी के, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों कोई भी वीडियो सीआरपीएफ ट्रेडमैन से रिलेटेड हमारे चैनल पर आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया था, तो अब की बार आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। आज की वीडियो में दोस्तों हम फिर से टॉप 25 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, और टारगेट दोस्तों आज की वीडियो का 22 क्वेश्चनों का रखूँगा। वीडियो में लास्ट में आपको जरूर से कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चनों को आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है यजुर्वेद। यजुर्वेद दोस्तों धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। जो बलि के समय मंत्र पढ़े जाते हैं उन सभी का योग दोस्तों यजुर्वेद में दिया गया है। ठीक है, ऋग्वेद की बात करूँ तो ऋग्वेद का आपको तीसरा मंडल याद रख लेना है जो गायत्री मंत्र से रिलेटेड है। 9वां मंडल देवता सोम को उल्लेखित किया गया है, तो 9वां मंडल भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 7वें मंडल की बात करूँ तो दशराग्य यज्ञ। कौन सा दोस्तों, दशराग्य यज्ञ की बात 7वें मंडल में की गई है, तो इसको भी आपको याद रख लेना है ऋग्वेद से रिलेटेड। सामवेद की बात करूँ तो भारतीय संगीत का जनक दोस्तों सामवेद को कहा जाता है, क्योंकि इसमें गाई जा सकने वाले मंत्रों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अथर्ववेद की बात करूँ तो अथर्वा ऋषि ने दोस्तों अथर्ववेद को लिखा था। इसमें जादू टोना टोटका शादी विवाह के समय जो मंत्र पढ़े जाते हैं वे सभी दोस्तों अथर्ववेद में लिखे गए हैं। तो अथर्ववेद को भी आपको याद रख लेना है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि सबसे पुराना वेद कौन सा है तो ऋग्वेद आपका राइट हो जाएगा, और सबसे नया वेद की बात करूं तो अथर्ववेद आपका राइट हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको याद करके जरूर से चलना है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया था। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कुशीनगर। कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, याद रख लीजिएगा। कुशीनगर है कहाँ पर, तो देवरिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर है, ये भी आपको याद रख लेना है, क्योंकि दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कुशीनगर है कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन में दे देता है। यदि आपसे पूछ लेगा कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था और ऑप्शन में कुशीनगर ना देकर आपको उत्तर प्रदेश दे दे तो उत्तर प्रदेश आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन कंफ्यूज करके एग्जामिनर पूछता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से कवर करके जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। यानी अजंता की गुफाएं किसके शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासनकाल के दौरान दोस्तों अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी, याद रख लीजिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं कहां पर, तो ये भी आपको याद रख लेना है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। कहां पर दोस्तों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आपको देखने को मिल जाती हैं अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, तो ये भी आपको जरूर से याद रख लेना है। दोस्तों कई बार बच्चे क्या होते हैं, हार्ड क्वेश्चनों को याद करने के चक्कर में जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं, उनको भी नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आप कंफ्यूज होकर गलत आंसर कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को भी आपको कवर करके जाना है, क्योंकि एग्जाम आपको 10th लेवल पर देखने को मिलेगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 10th लेवल पर पूछे जाएंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको जरूर से याद करके जाना है। और एक बात और आपको सभी को बता दूं दोस्तों कि अपना करंट अफेयर्स जरूर से आप याद करके जाइएगा, क्योंकि अब की बार ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर्स से भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है, अष्टाध्यायी के रचनाकार।
तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है। पाणिनि। पाणिनि दोस्तों अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? किस शासक को लाख बख्श कहा जाता था? आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिरोज शाह तुगलक। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों का दान करता था। कितने का दोस्तों? लाखों का दान करता था, इसीलिए इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। एग्जाम में पूछा जाता है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 1206 ईस्वी में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसे गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभी दोस्तों मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, इसीलिए दोस्तों इस वंश को गुलाम वंश कहा गया। दिल्ली सल्तनत काल का पहला वंश दोस्तों गुलाम वंश ही था और 1206 ईस्वी से दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत होती है, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था? किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन अखबार का संपादन गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था, ये भी आपको जरूर से याद रख लेना है। गांधी जी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। उससे पहले दोस्तों गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन का संपादन दक्षिण अफ्रीका में कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति शुरुआत हुई थी और 1923 ईस्वी तक रूसी क्रांति चली थी, ये भी आपको याद रख लेना। यानी 1917 से 1923 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? ऐसा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था और बच्चे ज़्यादातर गलत करके आए थे। क्यों गलत करके आए थे? क्योंकि दोस्तों इन क्वेश्चनों को कोई बच्चा देख के जाता ही नहीं है। तो याद आपको रख लेना, यदि राष्ट्रीय कैलेंडर के पहले माह की बात हुई है तो ऑप्शन सी बी आपका राइट हो जाता है, चैत्र। चैत्र दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह है, आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राउफ किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? राउफ दोस्तों ज़्यादातर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है राउफ लोक नृत्य, तो इसको जरूर से आपको याद रख लेना है। यदि राउफ लोक नृत्य की बात करूँ तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का एक प्रमुख लोक नृत्य है राउफ, आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंग्लैंड। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? इंग्लैंड से अपनाई गई है। यदि मैं अनुच्छेद की बात करूँ तो भारतीय संविधान में नागरिकता के आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक दिया गया है, याद रख लीजिएगा। भाग की बात करूँ तो भारतीय संविधान के भाग 2 में दोस्तों नागरिकता की बात की गई है। और भारत में कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? यानी राष्ट्रपति यदि अध्यादेश जारी करता है तो कितने समय तक के लिए वह दोस्तों लागू रहता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, 6 महीने। दोस्तों 6 महीने या 6 सप्ताह, आपको जो भी ऑप्शन में देखने को मिल जाए वही आपका आंसर राइट हो जाएगा। 6 महीने यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर किस राज्य का सर्वप्रथम गठन हुआ था? ये क्वेश्चन दोस्तों कब पूछा गया था? SSC GD में पूछे जा रहे थे, तो इस बार दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को मैं लेकर आया हूँ। बताइए भाषाई आधार पर किस राज्य का सर्वप्रथम गठन हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का दोस्तों भाषाई आधार पर पहली बार गठन किया गया था। पहला राज्य था 1 अक्टूबर 1953 को। कब दोस्तों? 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन किया गया था, याद रख लीजिएगा। और दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए दोस्तों डेली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो की PDF नोट्स आप सभी के लिए टेलीग्राम चैनल पर मैं लेकर आ जाता हूं। और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहां से आप आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? यानी एक ग्रह यदि अपनी कक्षा में स्थित है तो उसको सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाएगा? तो
तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी राइट हो जाता है, ऑप्शन बी नहीं सॉरी दोस्तों, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाता है, उपसोर। न्यूनतम दूरी को उपसोर कहा जाता है और अधिकतम दूरी पूछ ले तब आपका अपसोर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसोर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है? कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है? आपके ऑप्शन है गंगा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, ताप्ती नदी। निम्न में से कौन सी नदी है जो ज्वारनद मुख बनाती है? ताप्ती नदी, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर है? नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सतलज नदी। सतलज नदी पर दोस्तों नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना है। राज्य की बात करूँ तो याद रख लीजिएगा हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर दोस्तों? हिमाचल प्रदेश की सतलज नदी में दोस्तों नाथपा झाकड़ी विद्युत जल परियोजना है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी राइट हो जाता है, कोलकाता। कोलकाता में दोस्तों भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना 1890 ईस्वी में की गई थी। जो पौधे होते हैं उनकी प्रजातियों का पहचान करने के उद्देश्य से दोस्तों इसका मतलब इस गठन किया गया था, याद रख लीजिएगा। दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेडमैन में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो पढ़ाई आपको जम के करना है। अब आपके पास केवल 10 या 12 दिन ही परीक्षा के बचे हुए हैं, तो आपको बस अब कुछ नहीं करना है, केवल प्रैक्टिस करते ही रहना है ताकि एग्जाम में आप बिना कन्फ्यूजन के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अटैम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, अब की बार क्वेश्चन थोड़े से आपको मीडियम में देखने को मिलेंगे, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आएंगे, ज़्यादा नॉर्मल भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही आपको तैयारी करके जानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध। दोस्तों एक बात और बता दूं आपको, सीआरपीएफ ट्रेडमैन से रिलेटेड भारत के जो मुख्यमंत्री और गवर्नर हैं, भारत के मुख्यमंत्री और गवर्नर हैं जो वर्तमान में बने हैं, इन सभी को आपको याद करके जाना है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल आपको जरूर से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यदि दोस्तों आप इनको याद नहीं करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन भारत के मुख्यमंत्री और गवर्नर सीआरपीएफ उसमें पूछे गए थे। सॉरी दोस्तों, अग्निवीर आर्मी में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपके भी एग्जाम में देखने को जरूर से मिलेंगे। तो इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर आप चले जाइएगा, आपको वहां पर मैंने एक वीडियो प्रोवाइड कराई है भारत के मुख्यमंत्री और गवर्नर की, तो उसको जरूर से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, बताइए पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए राइट हो जाता है, कोयला क्षेत्र। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? कोयला क्षेत्र से है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है दोस्तों रानीगंज, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? मानस पशु विहार, तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन बी राइट हो जाता है, असम। असम में दोस्तों मानस पशु विहार स्थित है और ज़्यादातर यहाँ पर एशियाई हाथी देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या नाम दिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी राइट हो जाता है, वेल्ड्स। वेल्ड दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, कर्नाटक। कर्नाटक में दोस्तों नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी राइट हो जाता है, अवरक्त किरणें। सूर्य की जो अवरक्त किरणें होती हैं वो सोलर कुकर को गर्म कर देती हैं, तो याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वांटम सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? क्वांटम सिद्धांत के संस्थापक, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी राइट हो जाता है, मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक को दोस्तों क्वांटम सिद्धांत के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको जरूर से नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, दोस्तों अब तक एग्जाम में सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जा रहा था, लेकिन एग्जाम में आपसे सबसे छोटा उपग्रह भी पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, डिमोस। डिमोस दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा
उपग्रह है और किस ग्रह का दोस्तों ये उपग्रह है, तो मंगल ग्रह का दोस्तों ये उपग्रह याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आईने अकबरी किसकी रचना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। राइट आंसर कौन सा हो जाता है, आईने अकबरी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन है डी राइट हो जाएगा, अबुल फजल। अबुल फजल की दोस्तों ये रचना है आईने अकबरी, आपको जरूर से याद करके जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण है। यानी पानी की बूंदें जो होती हैं तेल यदि हो उस पर नहीं चिपकती हैं, आपने देखा होगा, तो उसका कारण क्या होता है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना, ये आप सभी के लिए दोस्तों HW है। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा डेली इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।